डॉक्टर जयशंकर जो कि स्वागत कर रहे थे अलग अलग देशों से आए विदेश मंत्री और प्रतिनिधि सदस्यों का, जिसके चलते अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे जो बैठक की शुरुआत है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, भारत की मेज़बानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो 2 दिवसीय बैठक है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना जताई गई है और इस बार सम्मेलन की थीम, जैसा हमने आपको बताया, ब्रिक्स एट 20 बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी किस तरीके से लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए जो निर्माण है उसमें एक सहयोग नज़र आ सकता है। और ख़ासतौर से आप बता दें, तमाम ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री जो यहाँ पहुँचे हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ में जाकर मुलाकात भी करेंगे। हालांकि अगर कल की बात की जाए, यानी बैठक के दूसरे दिन की अगर हम बात करें, तो इस दौरान वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। खासतौर से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक के लिए विदेशी मेहमान नई दिल्ली पहुंच गए हैं और जिन्हें हमने देखा किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया। इसमें अगर बात की जाए, रूस के विदेश मंत्री, ब्राज़ील के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री, इसके साथ साथ कई देशों के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो भी पहुँचे हैं और किस तरीके से फ़िलहाल भारत के लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता हुआ नज़र आएगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से देखा जाए, भारत में ना सिर्फ भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार ब्रिक्स की, लेकिन उससे पहले ये विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक, क्या माना जाए, जॉइंट स्टेटमेंट की हम उम्मीद करें या एक सहमति जो है किस तरीके से यहाँ बनती हुई नजर आएगी और कोशिश यही कि पूरे विश्व को एक संदेश भी इसके जरिए दिया जाए? मुकुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हो रही है। इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मुकुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से युद्ध का और संकट का माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से पूरा विश्व ऊर्जा सुरक्षा से लेकर खाद्य सुरक्षा पर संकट झेल रहा है। तो ऐसे में भारत अपनी सफल विदेश नीति के माध्यम से न सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज या ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें ब्रिक्स में दिखाई पड़ता है, इसके अलावा वैश्विक स्तर पर किस तरह से शांति, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए लगातार भारत काम कर रहा है। तो ये जो 2 दिवसीय बैठक है, इसमें इस बार की ब्रिक्स की जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं उसकी थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी है। तो इसको लेकर के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर, ग्रीन फाइनेंस को लेकर, ग्रीन जॉब्स को लेकर, और किस तरह से हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हम किस तरह से और आगे लेकर के जा सकते हैं और विश्व में शांति हो, सुरक्षा हो, इसमें किस तरह से जो हमारी सॉफ्ट पावर है या जो संस्कृति की शक्ति है वो काम आ सकती है। मुझे लगता है इसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जी बिल्कुल, लेकिन खासतौर से पश्चिम एशिया का जो तनाव है उसको लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि ऊर्जा संकट आज हम देख पा रहे हैं विश्व में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, क्या इसको लेकर एक हम मान सकते हैं कि सार्थक चर्चा जो है यहाँ नजर आएगी, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं? मुकुल, बिल्कुल, यदि हम 2024 में ब्रिक्स में जुड़े नए सदस्यों को देखें तो पश्चिम एशिया के 3 प्रमुख देश, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, इसमें सदस्य देशों के रूप में जुड़े। इसके अलावा इजिप्ट और इथियोपिया सदस्य के रूप में जुड़े। 2025 में ब्रिक्स में इंडोनेशिया को जोड़ा गया। तो ईरान के विदेश मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं 2 दिवसीय सम्मेलन में। सऊदी अरब और यूएई सदस्य देश हैं। तो ये 3 प्रमुख देश हैं पश्चिम एशिया के, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ये युद्ध किस तरह से न सिर्फ पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरे उत्पन्न कर रहा है, मुझे लगता है इसको लेकर के अवश्य चर्चा होगी और उसको लेकर समाधानों की भी बात होगी, क्योंकि ब्रिक्स के जो तमाम 11 सदस्यीय देश हैं, ये न सिर्फ ग्लोबल साउथ का, ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं तमाम देश, तो ये एक आर्थिक चुनौतियों का किस तरह से हम सामना कर सकते हैं नवाचारी पद्धतियों के माध्यम से, इसको लेकर के हम उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, एक सार्थक बातचीत की जो उम्मीद है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल और क्या कुछ इसमें खास रहेगा आगे भी डॉक्टर जोशी आपसे हम यहाँ जानेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप
असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। लगातार हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक अहम बैठक हम देखेंगे जिसकी अब शुरुआत होगी। और उससे पहले की अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से इनका स्वागत भी किया गया। हमारे साथ आपको बता दें प्रोफेसर अंशु जोशी जो हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आपके पास भी आना चाहूँगा। अगर अभी ताज़ा स्थिति की हम बात करते हैं, हमने देखा किस तरीके से अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं जो यहाँ शामिल हो रहे हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर बाद अगर देखा जाए, जो अगर पहले सेशन की हम बात करें, कौन से प्रमुख ऐसे मुद्दे जिनको लेकर माना जा रहा है कि सार्थक चर्चा जो है वो होते हुए यहाँ नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल अब ये शुरुआत हो चुकी है। जो विभिन्न देशों के, खासकर सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं, विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और विदेश मंत्री जयशंकर ने उनका स्वागत किया है। और ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। और इसमें चीन के विदेश मंत्री को छोड़ के सभी विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा जो नए मेंबर बाद में इससे जुड़े हैं, जिसमें ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, इनके विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो यहाँ पर एक स्वागत भाषण देंगे। और उसके बाद जो मेंबर कंट्री हैं उनके विदेश मंत्री यहाँ पर अपना अपना वक्तव्य रखेंगे जी। तो जिस तरह की स्थिति है अभी, और ब्रिक्स की बात करें तो बहुत बड़ा एक वैश्विक मंच है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस वक्त पे। तो जितने भी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं वो यहाँ पर आएंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण एक विचार विमर्श इसको कहा जा सकता है। और खासकर इस वक्त की हम बात करें तो पूरी दुनिया में जिस तरह से जो संघर्षों के मुद्दे हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो काफी इस वक्त महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के बाद जिस तरह से एक ऊर्जा संकट आया है, पूरी दुनिया इस ऊर्जा संकट से प्रभावित हो रही है। भारत में भी आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कई सारे अपील की है लोगों से, और उसका अपील का असर हमको दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो विभिन्न तरह के कदम उठा रही हैं। लोग खुद से आगे आकर विभिन्न तरह के कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में भारत इस मंच की अध्यक्षता कर रहा है। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत कहीं न कहीं कोशिश करेगा कि एक संदेश जाए और कोई एक सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाए। और काफी महत्वपूर्ण होगा जो विभिन्न देशों के विदेश मंत्री हैं वो क्या कुछ कहते हैं। और अब से कुछ ही देर में हम दिखाएंगे कि विदेश मंत्री जयशंकर जब यहाँ पर अपना स्वागत भाषण देंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं। और उसके बाद दिन में 11:45 से 12:30 बजे के बीच में एक एडॉप्शन ऑफ द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स जॉइंट स्टेटमेंट का यहाँ पर एक कार्यक्रम है। और भारत की पूरी कोशिश है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट, जो भी अभी दुनिया के सामने दिक्कतें हैं, जिस तरह की परेशानियां हैं, इसको लेकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट आए। लेकिन अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक बड़ा मंच है। और जिस तरह से इसमें बाद में कई सारे सदस्य शामिल हुए हैं, उसमें ईरान भी है, यूएई भी है। तो खासकर पश्चिम एशिया को लेकर के एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर ईरान का अपना अलग मत है, यूएई का अलग मत है। लेकिन भारत की पूरी कोशिश है कि एक कंसेंसस बनाया जाए, एक जॉइंट स्टेटमेंट आए। ये देखना होगा कुछ ही देर में कि क्या कुछ इसको लेकर के होता है। जी बिल्कुल देखना होगा वही, क्योंकि जिस तरीके से अगर वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक भू राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है। और ऐसे में प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे समझना चाहूँगा, क्या एक बेहतर माध्यम जो है वो, या ब्रिक्स को एक बेहतर मंच इस वक्त हम मान सकते हैं, जिस तरह के हालात हमने देख पा रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ 11 देश जो कि ब्रिक्स के सदस्य के रूप में हैं, बल्कि जो पार्टनर देश भी हैं यहाँ पर करीब 10 दिन की संख्या है। तो ऐसे में किस तरीके से आप इसको देख पाती हैं? मुकुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में जोड़ा। तो बिना किसी इस प्रकार की घोषणा के कि भारत कोई मध्यस्थता करना चाह रहा है या
इस पूरा पश्चिम एशिया का जो संकट है इसका समाधान किस तरह से खोजा जाए। ब्रिक्स अभी हाल फिलहाल वो मंच प्रदान करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो 2 दिवसीय विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है ब्रिक्स के सदस्य देशों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जी ईरान, यूएई और सऊदी जुड़े हुए हैं। और इस वक्त पश्चिम एशिया में ईरान के अलावा सऊदी और यूएई में आपसी तनाव चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनकी शिरकत करना, भारत की धरती पर आना एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को है कि इन देशों का कहीं ना कहीं विश्वास भारत पर है। तो यहां से एक हो सकता है कि समाधान की दिशा में भारत इनको आगे बढ़ने की सलाह दे, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां अभी पूरा विश्व झेल रहा है, भुगत रहा है, उसको देखते हुए न सिर्फ ब्रिक्स के सदस्य देश, जो बाकी के देश हैं, इसमें दूसरे पार्टनर नेशंस भी जुड़े हुए हैं 10, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड और नाइजीरिया जैसे देश हैं। और इसके अलावा मुकुल देखिए, पूरे विश्व की 42% जनसंख्या, 23% जीडीपी, 18% ट्रेड और 30% लैंड मास जो है पूरे विश्व का, वो ब्रिक्स कवर करता है। तो ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मंच है, और इस मंच पर इन तमाम, विशेषकर जो पश्चिम एशिया से सदस्य देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं, उनका आना एक बहुत बड़ा संदेश है। तो 2 दिनों में मुझे लगता है कि पश्चिम एशिया को लेकर के एक फोकस रहेगा, और किस तरह से एक रेजिलियंस के साथ, इनोवेशन के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ समाधान खोजे जा सके अलग अलग सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए, इस पर अवश्य बात हो। जी बिल्कुल। और खासतौर से चंद्रशेखर, जिस तरीके से प्रोफेसर अंशु ने बताया कि एक सकारात्मक संकेत के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि आपसी तनाव भले ही चल रहे हों, लेकिन जब भारत की बात की जाती है, कहीं ना कहीं समाधान जो है वो देखा जाता है। और ऐसे में अलग अलग देशों का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो विदेश मंत्री हैं, जब वो यहाँ पहुँचते हैं, तो उसको एक सकारात्मक संकेत के रूप में हम देख सकते हैं। बिल्कुल, इसको एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखना चाहिए, और खासकर भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत का हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो दुनिया में जिस तरह की परेशानी आई है, भारत ने कहीं न कहीं सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की, और उसके अलावा कई अन्य सॉल्यूशन जो हैं दुनिया को दिए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। और भारत कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन देने वाला देश है, और यहाँ पर भी भारत की यही कोशिश है कि जिस तरह की भी परेशानियां, क्योंकि अभी आप देखिए दुनिया एक ऐतिहासिक संकट से इस वक्त गुजर रही है, तो भारत चाहेगा कि कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन निकले। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन ना सही, लेकिन एक संदेश यहाँ से दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो यहाँ पर ईरान है, ईरान के अलावा यहाँ पर यूएई है, सऊदी अरब है, जी और उसके अलावा रूस यहाँ पर मौजूद है, चीन यहाँ पर मौजूद है, और खुद भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो कहीं न कहीं एक संदेश यहाँ से दिया जा सकता है। और भारत की यही कोशिश है कि एक कंसेंसस इसको लेकर के बनाया जाए, और यही यहाँ पर कोशिश हो रही है। और संघर्ष से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा संकट की हम बात करें तो दुनिया का हर देश यहाँ पर ऊर्जा संकट को इस वक्त उससे प्रभावित हो रहा है। और इसमें ब्रिक्स की बात करें तो सदस्य देशों के अलावा जो पार्टनर देश हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे देश हैं, क्यूबा है, मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, नाइजीरिया, बोलीविया, ये सब देश हैं। और सदस्य देशों की हम बात करें तो ब्राजील है, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जी चीन। तो इतना बड़ा ये मंच है, और जिस तरह की परेशानी है आप देखिए कि कहीं ना कहीं अभी पूरी दुनिया में ये मांग उठ रही है। और कल एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सेशन होना है, और उस सेशन का जो विषय है वो है वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि अभी जिस तरह की भी परेशानियां हो रही है, जो मंच पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल में बनाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन या दूसरे मंच हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल हो चुके हैं। तो भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, एक महत्वपूर्ण मंच है। हमने आपको बताया कि किस तरह से इसमें पार्टनर कंट्रीज मौजूद हैं, उसके अलावा जो सदस्य कंट्री हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है, और कहीं ना कहीं दुनिया को एक संदेश दे सकता है, और भारत की ओर से यही कोशिश हो रही है। और आज का दिन काफी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी दिन के वक्त पे ये सभी विदेश मंत्री जो यहाँ पर आए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जाएंगे। तो ये काफी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और देखना होगा कि अभी क्या कुछ होता है जब जॉइंट स्टेटमेंट आता है, क्या कुछ आता है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण है।
जी, बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट ये एक सहमति जो है, क्या वो वैश्विक समाधान की तरफ हम देख सकते हैं आगे ले जाती हुई नज़र आएगी या नहीं? और ऐसे में प्रोफेसर अंशु, क्या इस बात को एक संयोग के तौर पर हम देख सकते हैं या वाक़ई एक कड़ी इसको जोड़ा जा सकता है ब्रिक्स, जिसमें चीन जो है वो भी शामिल है और वहीं चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, हमने देखा कि उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई है। क्या इस कड़ी को भी जोड़कर हम देख सकते हैं? बिल्कुल मुकुल, मैं इस बिंदु को चर्चा में जोड़ना चाह रही थी कि जहां एक ओर हम ब्रिक्स के एक प्रमुख सदस्य देश के रूप में चीन को देखते हैं और लगातार अमेरिका और पश्चिम देशों की तरफ से इस प्रकार की बातें की गई कि ब्रिक्स जो है वो रशिया और चीन द्वारा स्थापित पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं कंटेन करने के लिए बनाया गया एक मंच है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए किस प्रकार से भू राजनीति में लगातार बदलाव हो रहे हैं कि दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति की हम चीन यात्रा को देख सकते हैं। तो आपस में बिल्कुल इन कड़ियों को जोड़ करके देखना होगा, क्योंकि जब समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं तब समझ में आता है कि जो ये पश्चिम एशिया का संकट है, इसकी वजह से सिर्फ एक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के बाधाएं नहीं आई है मुकुल। फर्टिलाइजर्स के सप्लाई को लेकर, खाद्य के सप्लाई को, दवाइयों के सप्लाई को लेकर के जो सप्लाई चेन्स है वो बहुत बुरी तरह से बाधित हैं। तो ऐसे में अलग अलग खेमों की राजनीति करने की बजाय, जिसका भारत बार बार संदेश देता है कि अपनी विदेश नीतियों को लचीला बनाते हुए जब हम आपस में कलेबरेट करके, कोऑपरेट करके और समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से समाधान मिलते हैं। तो अभी एक और देखिए, चीन और अमेरिका की हम वार्ता को देख रहे हैं, दूसरी ओर ब्रिक्स के एक प्रमुख सदस्य देश के रूप में हम चीन को देखें, तीसरा नई दिल्ली की, भारत की धरती पर, वसुधैव कुटुंबकम की धरती पर ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस बार हमारे पास अध्यक्षता है ब्रिक्स की। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमारे पास G20 की अध्यक्षता थी 2023 में, तब भी हमने बहुत ऐतिहासिक, इसमें एक तो दिल्ली डिक्लेरेशन आया था बिना किसी डिसेंट के, और दूसरा अफ्रीकन यूनियन को इसको परमानेंट सदस्य के रूप में G20 से हमने जोड़ा था। तो अब ये जो ब्रिक्स की मेजबानी हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी जो आपदा का समय है, हमारे आसपास जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संकट गहराया हुआ है, भारत उसका समाधान खोजने की दिशा में इन सदस्य देशों से बिल्कुल आह्वान करेगा। और इसको लेकर के जो मंथन होगा, उससे हो सकता है कि बड़े महत्वपूर्ण परिणाम और सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए। जी, बिल्कुल, और खासतौर से चंद्रशेखर, जो जिस बड़े मंथन की लगातार हम बात कर रहे हैं, जो कि विदेश मंत्रियों के तौर पर हम यहाँ देखने को मिलेगा, क्या दुनिया भर की जो निगाहें हैं इस मंथन पर भी होंगी? क्योंकि यहाँ से जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आएगा, क्या कुछ होगा, किस तरीके से वो जो दिशा है, किस तरह का संदेश उसमें हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है ब्रिक्स की, जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पर हो रही है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या उसके अलावा पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है, या उसके अलावा दुनिया में अन्य तरह की कई सारी जो परेशानियां हैं, जो वैश्विक मंच हैं जो बनाए गए थे, खासकर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें या दूसरे जो वैश्विक मंच हैं, वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और हाल के दिनों में हमने देखा कि ये जो पश्चिम एशिया संकट की हम बात करें या रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें, बड़े बड़े देशों ने इसमें कोशिश कर ली है कि किसी तरह से इसका हल निकाला जाए। आप देखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर वहां अलग एक बैठक कर रहे हैं कई सारे देशों के साथ। वो कहीं ना कहीं हल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हल कहीं नहीं निकल रहा है। तो ब्रिक्स में सबकी नजर लगी हुई है, और नजर इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ईरान एक ब्रिक्स का सदस्य है, साथ ही साथ यूएई ब्रिक्स का सदस्य है, सऊदी अरब है, उसी के साथ रूस ब्रिक्स का सदस्य है, चीन ब्रिक्स का सदस्य है। तो पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि कोई सॉल्यूशन भी ना निकले तो कम से कम एक आशा की किरण ब्रिक्स से निकलते हुए दिखाई दे। और भारत की भी यही कोशिश है, और भारत तो लगातार पिछले 4-5 साल से, जब से ये संघर्ष शुरू हुए हैं या इन संघर्षों के कारण पूरी दुनिया में जिस तरह का असर आ रहा है, तो भारत लगातार अपना पक्ष रख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बोल चुके हैं कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का अपना एक पक्ष है, भारत का पक्ष शांति का है, भारत का पक्ष युद्ध ना होने का है। भारत बुद्ध का देश है और भारत नहीं चाहता कि ये, भारत साफ कहता है कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो भारत का एक पक्ष है और काफी ठोस ये पक्ष है, और लगातार वैश्विक मंचों पर जहां भी भारत के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या विदेश मंत्री की बात करें, वो जहां भी जाते हैं अपने इस पक्ष को रखते हैं, और पूरी दुनिया भी भारत के इस पक्ष को समझती है। और यही कारण है कि चाहे आप रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करें, आपने वहां पे देखा कि जब भारत के छात्र वहां पर यूक्रेन में फंस गए थे,
तो रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ समय के लिए युद्ध रोक दिया गया था भारत के कहने पर, क्योंकि भारत के छात्रों को वहां से निकालना था। इसी तरह से हम पश्चिम एशिया संकट की बात करें तो पूरे संकट में होर्मुज पूरी तरह से बंद है, लेकिन भारत वहां से भी अपने देश में अपने लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए लगातार वहां से भी अपने जो जहाज हैं, कच्चे तेल के जहाज हैं, गैस के जहाज हैं, कई जहाजों को वहां से निकालने में सफल रहा है। और अभी भी भारत कोशिश कर रहा है कि और भी जहाज वहां से निकाले जाएं। भारत ने ये भी कोशिश की है कि जो डाइवर्सिफाई किया जाए अपने जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, जी। दूसरे देशों से भी भारत अपने यहाँ पे कच्चा तेल, गैस, ये सब कुछ ला। अमेरिका की बात करें या वहाँ रूस और यूक्रेन की बात करें, सबकी भारत के साथ अच्छी दोस्ती है, सबके नेताओं की भारत के प्रधानमंत्री के साथ निजी संबंध है। तो भारत की ओर सब नजरें पूरी दुनिया की लगी हुई हैं, और खासकर आज की जो ये बैठक है इसमें पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है कि कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन न सही, एक संदेश या संकेत देने में ब्रिक्स का ये मंच जो है कहीं न कहीं सफल हो। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि कई सारे मतांतर यहाँ पर हैं, लेकिन कितनी सफलता भारत को मिलती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर अंशु, अगर देखा जाए भारत की भूमिका जो है, अक्सर हमने देखा है कि जब कोई बड़ी समस्या रहती है, उसका समाधान अगर ढूंढना हो, तब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें भारत की तरफ होती हैं। और फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, या हम कहें कि वैश्विक शांति की जब बात कही जाती है, तो शायद सबसे पहले हमें भारत नजर आता है, क्योंकि भारत शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते आए हैं कि हम शांति की बात करते हैं, हम युद्ध की बात नहीं करते। और यहाँ पर ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो उम्मीद शायद दुनिया कर रही है भारत से, क्या उस उम्मीद में एक पहला कदम अब यहाँ इस बैठक के दौरान, बैठक के बाद हम देख पाएंगे? His Excellency Mr. Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Republic, Russian Federation. तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। जी प्रोफेसर अंशु। इसी एक फाउंडेशनल पिलर पर आधारित है, और इसीलिए निश्चित तौर पर ब्रिक्स का जो ये 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, और ईरान, सऊदी और यूएई का यहाँ पर होना एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, एक बहुत महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन देता है कि यहाँ जब ये विदेश मंत्री बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, भारत जिस तरह से अपना पक्ष रखेगा, इन्हें समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो चाहे युद्ध के समाधान की बात हो, शांति की बात हो, अपनी सप्लाई चेन्स जिसमें बाधाएं आई हुई हैं उनको निर्बाधित बनाने की बात हो, इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात हो, ग्लोबल गवर्नेंस को बेटर बनाने की बात हो, ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की बात हो, ज्यादा लचीली बनाने की बात हो, मुझे लगता है ये तमाम जो विषय हैं, ये बातें हैं, ये अगले 2 दिन में होंगी। और पश्चिम एशिया की ओर फिर से जाऊंगी। पश्चिम एशिया को यदि के संकट को यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि कुछ समाधान अवश्य, और यदि समाधान नहीं तो महत्वपूर्ण संदेश अवश्य इस मंच से हमें निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ना सिर्फ पश्चिम एशिया संकट की हम बात करें, बल्कि चंद्रशेखर, अगर देखा जाए इससे पहले भी खासतौर से ऐसे कई मुद्दे रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए, आतंकवाद की बात की जाए, जिनके जरिए कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भारत के साथ किस तरीके से दुनिया भर के जो देश हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं। तो उन मुद्दों को लेकर भी हम मान सकते हैं जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। मुकुल, आपसे कुछ ही देर में जब विदेश मंत्री यहाँ पर अपना स्वागत भाषण देंगे और उसके बाद 10:45 से 11:45 तक जो सभी मेंबर कंट्री हैं उन सबको 6-6 मिनट यहाँ पर मिलेगा। ब्राजील है, इजिप्ट है, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस है, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, चीन, इन सबको। तो यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत के विदेश मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और दूसरे जो विदेश मंत्री यहाँ पर है वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद को भारत हर वैश्विक मंच पर उठाते रहा है, क्योंकि भारत
आतंकवाद का एक पीड़ित देश है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम में वहां पर हमला हुआ था निर्दोष नागरिकों को, और उसके बाद भारत ने उसका जवाब भी दिया था, और भारत ने आतंकी ठिकानों पर, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं, उन पर हमला भी किया था। और भारत ने तब ये दिखाया था कि भारत न सिर्फ केवल बातें करता है आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो भारत उसका जवाब भी देता है, और कड़ा जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने इसको देखा है। तो आतंकवाद एक महत्वपूर्ण विषय है, और ब्रिक्स के मंच की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार इस विषय को उठाया जाते रहा है। जी। और ब्रिक्स के कई सारे जो सदस्य देश हैं वो आतंकवाद को लेकर जो भारत की चिंताएं हैं उनका समर्थन करते हैं। और भारत ने न सिर्फ ब्रिक्स बल्कि जो विभिन्न मंच हैं वहां पर आतंकवाद को लेकर के अपनी बात रखी है, और आतंकवाद को लेकर के दुनिया में कई देशों का जो दोहरा रवैया है उसको भी भारत एक्सपोज करते रहा है। तो आतंकवाद का पीड़ित है भारत, और आतंकवाद एक महत्वपूर्ण विषय है। और कुछ ही देर में जब यहाँ पर विदेश मंत्री अपना स्टेटमेंट देंगे, जी। वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल प्रोफेसर अंशुब, अगर देखा जाए जो यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का वेलकम रिमार्क और स्टेटमेंट होगा, आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ उसमें हमें नजर आ सकता है? मुझे लगता है कि हमारे माननीय विदेश मंत्री ब्रिक्स का आज की दुनिया में और आज के समय में क्या महत्व है, किस तरह से ये 11 सदस्य देश लगातार विश्व की अर्थव्यवस्था तो ब्रिक्स के सदस्य देशों का जो फैमिली फोटो है वो भी हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से। जी प्रोफेसर अंशु, आप बता रही थी कि किस तरीके से ये क्या कुछ खास यहाँ पर हमें नजर आ सकता है विदेश मंत्री के स्टेटमेंट में? तो जो विषय मैंने बताए उसके अलावा मुझे लगता है सप्लाई चेन्स को फिर निर्बाधित करने की बात, किस तरह से ये तमाम सदस्य देश जो हैं, ये अलग अलग जो संकट चल रहे हैं पूरे विश्व में, एक पश्चिम एशिया का ही थिएटर नहीं, हम रशिया यूक्रेन की ओर भी चले जाएं, वो युद्ध अभी तक अंत की ओर नहीं बढ़ पाया है। अच्छा, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह की हम स्थितियों को लगातार बनते हुए देखते हैं, वहां पर भी बार बार तनाव की स्थितियां बन जाती हैं। अच्छा, भारत हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का आज की तारीख में काम कर रहा है, जिससे कई सदस्य देश जुड़े हुए हैं, और हम महासागर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, गवर्नेंस में रिफॉर्म से, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से और तरह तरह की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्री आज अपने वक्तव्य में बात रखेंगे। जी बिल्कुल, और इसमें जैसा आपने बताया महासागर विजन जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। तमाम ये ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार भारत अपना पक्ष जो है वैश्विक मंच पर रखता आया है। लेकिन आज के समय में हम ये मान सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं और जब इस तरीके से एक बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर पर मुकुल, इस पूरी बैठक, इस पूरे सम्मेलन की जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बिंदु को रख रही हूं क्योंकि अपने आसपास जिस प्रकार के वैश्विक संकट की स्थिति है, और इस संकट की स्थिति में भारत ने जिस तरह से अपनी सफल कूटनीति और अपनी आंतरिक नीति का प्रयोग करते हुए न सिर्फ अपनी आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण रखा, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी हम अक्षुण्ण रख पाने में सफल रहे हैं। हम यदि अपने आसपास के देशों की ओर नजर उठाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से चीन, फिलीपींस, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को कितने बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा है। वहां पर तेल, डीजल और एलपीजी के दामों में कई गुना बढ़ोतरी रजिस्टर की गई है। वहां पर हमने वाहनों में राशनिंग होते हुए देखी है, एसी और वॉशिंग मशीन के प्रयोग तक पर हमने जो है राशनिंग होते हुए इस प्रकार के वहां से लगातार सर्कुलर्स आते हुए देखे हैं। लेकिन भारत जो कि 140 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा देश है, हमने न सिर्फ ईरान से बात करके पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के लगातार हमारे प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जो वेसल्स हैं वो सफलतापूर्वक आ सके, वहां से हम अपने लोगों को इवैक्यूएट करके सफलतापूर्वक भारत ला सके। और इस तमाम संकट की स्थिति में भारत को एक केस स्टडी के रूप में देखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन कैसे तमाम देशों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मित्रतापूर्ण व्यवहार करके कैसे अपनी शांति और स्थिरता को सुनिश्चित रख पाया है। तो यहां से एक बड़ा संदेश निकलता है ब्रिक्स के मंच से, ये तमाम जो गुड प्रैक्टिसेस हैं जो भारत
भारत कर रहा है, ये भी मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में साझा की जाएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत लगातार पक्षधर रहा है आपसी सहयोग का, सतत विकास का, और एक संदेश चंद्रशेखर अगर देखा जाए लगातार भारत ने दिया है कि हम सिर्फ अपने विकास की बात नहीं करते हैं बल्कि वैश्विक विकास की कामना करते हैं, हम विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, और उसको लगातार हर मंच से भारत कहता हुआ भी आया है। बिल्कुल मुकुल, देखिए जो अभी अंशु जी बोल रही थी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक केस स्टडी यहाँ पर हो सकता है। आप देखिए कि जब से ये संकट शुरू हुए हैं, चाहे हम जी रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या उसके अलावा अभी पश्चिम एशिया का संकट है, सबसे पहली बात तो यह है कि संकट के समय में अपने लोगों को कैसे बचाना है, अपने लोगों तक वो परेशानी ना आए, इसके लिए भारत हमेशा से तैयार रहता है। जी चाहे हम पूर्व के संकटों की बात करें, विदेशों में जब जब संकट हुए हैं वहां पर जो भारतीय फंस गए थे उनको किस तरह से अपने देश में वापस लेके आना है, उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जानी है, तो भारत इसका चैंपियन है। पूरी दुनिया इसको एक उदाहरण के तौर पर देखती है, और भारत ने न सिर्फ अपने लोगों को दूसरे देशों से जो संकटग्रस्त इलाके हैं वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि कई सारे अन्य देशों के लोगों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। तो भारत एक केस स्टडी यहाँ पर है। और उसके अलावा आप देखिए कि हाल के दिनों में जब हॉर्मुज के बंद हो जाने के कारण पूरी दुनिया संकट झेल रही है, आप देखिए कि अमेरिका में गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, या आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर कितने बढ़ गए हैं। Ministers of Foreign Affairs and International Relations. As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively. Economic resilience is also key. Reliable supply chains and diversified markets are its essential components. We must focus on both. Climate change remains a pressing concern. Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. Excellencies,
As chair, I will facilitate an open and constructive exchange. I encourage all delegations to share their perspectives in that spirit. Your inputs will help guide our discussions and contribute to a meaningful outcomes. I once again welcome you all and look forward to a productive discussion. I thank you all for your attention. Excellencies and colleagues, we will soon be commencing the closed session, so I would request now the press to leave us to that session. Thank you very much, press. तो स्वागत संबोधन यहाँ पर हमने देखा दिया विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने, जहाँ पर उन्होंने बताया कि इससे पहले अगर देखा जाए करीब 80 जो बैठकें हैं वो हमने की हैं ब्रिक्स को लेकर, कैसे आपसी सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है, और ख़ासतौर से जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, अनिश्चितता है, और ऐसे में क्या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं, ना सिर्फ वो ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं, जो सदस्य देश हैं, बल्कि जो वहाँ पर जो पार्टनर देश हैं उनको भी इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसका जिक्र उन्होंने किया और बताया कि कैसे जो अब नए बाज़ार की जब हम बात करते हैं, जो ऐसे देश हैं जहाँ पर तमाम संभावनाएं मौजूद हैं, उनके लिए अलग अलग देशों में किस तरीके से नए बाज़ार की बात की जाए, या वहाँ पर तमाम वो विकास के मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं आपसी सहयोग से और बेहतर हो सकते हैं। साथ ही तमाम समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके के हालात से अभी कई जो देश हैं वो जूझ रहे हैं, फिर चाहे ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए, फर्टिलाइज़र की बात करें, या उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन जो कि एक प्रमुख चुनौती पूरे विश्व के सामने है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे सतत विकास जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपसी सहयोग को लेकर लगातार ब्रिक्स सदस्य देश जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ हमने देखा किस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जिक्र किया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का। आज के समय में अगर देखा जाए या भारत की जब हम बात करते हैं तो कैसे जो डिजिटलाइजेशन है, एक डिजिटल इकोसिस्टम है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, और उसके चलते कैसे आपसी देशों में जो सहयोग है एक वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए शांति और सुरक्षा का जो मुद्दा है, उन्होंने बताया वो काफ़ी अहम तमाम देशों के लिए, जिसके चलते हम देखेंगे आने वाले समय में इस बैठक में और क्या कुछ निकल कर आता है। तो लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं क्या कुछ खास ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक चल रही है फिलहाल उसमें चल रहा है, और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे क्या कुछ खास जो है वो यहाँ निकलता हुआ नज़र आएगा जब ब्रिक्स देशों के ना सिर्फ जो विदेश मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं बल्कि जो पार्टनर देशों के प्रतिनिधि हैं, जो डेलीगेशन आया है, क्या कुछ वो अपनी बात जो है यहाँ रखते हुए नज़र आएंगे। और ख़ासतौर से जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे बता रहे थे कि जब पश्चिमी एशिया की अगर बात की जाए वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उस पर चर्चा की जा सकती है। पहले अंशु जोशी जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने। बिल्कुल मुकुल, जिन बिंदुओं की अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले कि अनिश्चितता के, अस्थिरता के माहौल में ब्रिक्स का ये सम्मेलन और इसकी टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, और किस तरह से वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, शांति और स्थिरता को हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से जो अलग अलग विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किस तरह से सप्लाई चेन से जुड़े हुए विषय हैं, और किस तरह से तमाम, चाहे हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स की बात करें, तो किस तरह से हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और ग्लोबल गवर्नेंस को हम नई तकनीक के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, कैसे जो ये पूरा एक ग्लोबल साउथ का एजेंडा है उसको नई दिशा दे सकते हैं। इसकी बात हमारे माननीय विदेश मंत्री करते हुए नजर आए। और अब जो ये क्लोज्ड सेशंस चलेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें विशेष तौर पर किस तरह से युद्ध का समाधान खोजा जा सकता है इसको लेकर के अवश्य मंथन हो। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और जिस तरीके से अब जो क्लोज डोर सेशन की अगर बात की जाए, कितना समय अलग अलग जो सदस्य देश हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मुकुल, अब ये शुरू हो चुका है, तो जो सदस्य देश हैं सबको 6-6 मिनट मिलेंगे, और सबसे पहले ब्राजील है, उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई और चीन, सबको 6-6 मिनट मिलेंगे। और कहीं न कहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने एक जो खाका है वो पेश किया है, और सारे जो सदस्य देश हैं वो अपने अपने क्या कुछ उनको स्टेटमेंट देना है इसको लेकर के वो अपने स्टेटमेंट यहाँ पर रखेंगे। और विदेश मंत्री जयशंकर ने ये साफ कर दिया है, उन्होंने कहीं न कहीं ये भारत का पक्ष भी यहाँ पर रखा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी
कितनी जरूरी है। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो संघर्ष हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, अंशु जी भी वही बोल रही थी, जी। और कहीं ना कहीं वो जो खाका पेश किया गया है वो खाका उसी तरह का है। तो डायलॉग और डिप्लोमेसी की कितनी यहाँ पर जरूरत है। आप याद कीजिए कि रूस और यूक्रेन का जब संघर्ष शुरू हुआ था उस जी। समय भी प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ने चंद्रशेखर, डायलॉग तमाम ये अहम मुद्दे हैं जिन पर एक सार्थक चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसका अगर बात की जाए क्या कुछ खास निकल कर आएगा वो भी आगे आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर और प्रोफेसर अंशु जोशी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप बता दें, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, और इसमें क्या कुछ खास रहेगा लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 10 में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट